नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले कुछ व्याख्यानों से हम सामाजिक समझौतावादी विचारक जॉन लॉक को पढ़ रहे थे और उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम जॉन लॉक के कुछ अन्य सिद्धांतों की बात करेंगे और उनमें प्रमुख हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की आलोचना। देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा सिद्धांत दे दे, कितना भी रेलेवेंट सिद्धांत दे दे, लेकिन उनके सिद्धांतों की आलोचना की गुंजाइश अवश्य रहती है और वह बहुत तार्किक होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं और बहुत सुधारात्मक होती हैं। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम आइए बात करते हैं जॉन लॉक के सामाजिक समझौतावादी विचारों की आलोचना। जॉन लॉक दो प्रकार के सामाजिक समझौते की बात करता है। इसके लिए वह कई बार अपने मूल समझौते शब्द का प्रयोग करता है। बार बार कहता है कि मूल समझौता, मूल समझौता। वहान और सेवाइन महोदय कहते हैं कि वह कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं करता कि इन दोनों में से कौन सा मूल समझौता है। तो समझौते की बात करता है। वो कहता है कि पहला समझौता लोगों के बीच में होता है, आपस में, जिससे राज्य बनता है। दूसरा समझौता शासक और जनता के बीच में होता है, जिससे सरकार बनती है। लेकिन जहां लोग मूल समझौते की बात करता है तो सेवाइन कहते हैं कि इनमें से मूल कौन सा है और अलग कौन सा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा, जहां होप्स प्राकृतिक अवस्था में मानव के स्वभाव का नकारात्मक चित्रण करता है, वहीं जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के मानव का बिल्कुल विपरीत सकारात्मक चित्रण करता है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के लोग निष्पाप, सहयोगी, सहनशील, भोले इस प्रकार के थे। यह समझ नहीं आता, आलोचक कहते हैं कि यह समझ नहीं आता कि क्या कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को इतने जल्दी अचानक इतना बदल सकता है। जहां होप्स का व्यक्ति क्रूर, लालची, दुष्ट, छली, कपटी है, क्या वह कुछ वर्षों में ही भोला, निष्पाप, सहयोगी, सहनशील हो जाएगा? तो ये बात गले नहीं उतर रही। व्यक्ति की प्रकृति इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। भाई, होप्स और लॉक में यदि काल की दृष्टि से भी देखे तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर क्या व्यक्ति का स्वभाव इतने जल्दी इस प्रकार बदल सकता है? ऐसा होना संभव नहीं लगता। तीसरा, जो लोग सामाजिक समझौते का आधार सहमति को मानते हैं, वो कहते हैं कि आपसी सहमति सामाजिक समझौते का आधार है। परंतु इतिहास में ऐसे भी कई राज्यों का उल्लेख होता है जहां बल और शक्ति के आधार पर राज्य नष्ट हुए और राज्य बने। कोई जरूरी नहीं है सहमति के आधार पर ही राज्य बने। बल से भी सब राज्यों की संरचना हुई है, राज्यों में सत्ताओं का परिवर्तन हुआ है और सहमति से भी हुआ है। दोनों चीजें रही है। पर अपन इस बात को कैसे स्वीकार कर ले कि लोग जो कह रहा है कि ये जो परिवर्तन हुआ ये आपसी सहमति से हुआ। इतना जल्दी, इतना सहज रूप से मानव सहमत होने वाला भी नहीं लगता। अगला, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकारों की बात कही: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की। जबकि राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक था। जब भाई राजनीतिक समाज ही नहीं तो अधिकार कहां से होंगे? ये केवल कल्पना मात्र नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि केवल कल्पना मात्र हो, क्योंकि अधिकारों की बात सुशासन में की जाती है।
जहां शासन ही नहीं है, जहां नियम ही नहीं है, जहां सब जगह अराजकता है, वहां अधिकार कैसे हो सकते हैं, और वो भी सुरक्षित। अगला, लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में आपसी सहमति और एवं सर्वसम्मति से समझौता हुआ, जबकि वह अपने विचारों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं बहुमत के सिद्धांत की बात करता है। यह हमें एक प्रकार का विरोधाभास सा लगता है कि एक तरफ तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुमत से समझौता हुआ, और दूसरा कि आपसी सहमति और सर्वसम्मति से हुआ। जब सर्वसम्मति से हुआ तो बहुमत कहां से आया, लोकतांत्रिक सिद्धांत कहां से आए, और जब सहमति से हुआ तो फिर बहुमत की आवश्यकता ही क्या हुई। तो विरोधाभास है। जहां होब्स अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक कानूनों के अंत की बात करता है, वहीं लोक कहते हैं कि मेरे समझौते के माध्यम से भी प्राकृतिक कानून जो के त्यों बने रहेंगे। यानी ये प्राकृतिक कानूनों के अंत की बात नहीं करते, ये कहते हैं कि समझौता भले ही हो जाए लेकिन प्राकृतिक कानून जो के त्यों बने रहेंगे, और उनका समर्थन भी करते हैं। लोक कहते हैं कि मेरे प्राकृतिक कानून शासन एवं जनता दोनों को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। यानी मेरे प्राकृतिक कानून समाप्त नहीं माने जाएंगे, ये शासन को भी नियंत्रित करेंगे और ये जनता को भी नियंत्रित करेंगे। यानी ये दोनों बने रहेंगे शासन व्यवस्था में। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक कानून समाप्त हो गए। होब्स के समझौते में प्राकृतिक कानून समाप्त हो जाते हैं, और होब्स के शासन में फिर निरंकुशतावाद चलता है, और निरंकुश शासक जैसा कहे वैसे शासन व्यवस्था चलती है। होब्स और लॉक के विचारों की तुलना, उनके दोनों के विचारों की तुलना। होब्स एवं लॉक दोनों ही ब्रिटिश विचारक हैं। दोनों का जन्म ब्रिटेन में हुआ। राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण भी दोनों सामाजिक समझौते को मानते हैं। ये समानताएं हैं इनमें। दोनों प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा दोनों यह भी प्रतिपादित करते हैं कि सरकार समझौते में भाग लेती है। होब्स भी कहते हैं और लॉक भी कहते हैं सरकार समझौते में भाग लेती है। होब्स एवं लॉक दोनों राज्य का उद्देश्य शांति स्थापना करने को मानते हैं कि राज्य किसी भी दृष्टि से किसी भी प्रकार से बने, लेकिन उसका उद्देश्य तो शांति स्थापित करना है तथा व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना एवं कानून के भंग होने पर उसके अनुपालन का प्रावधान करना राज्य का मुख्य उद्देश्य है। यानी कानूनों का अनुपालन करवाना राज्य का उद्देश्य है और कानूनों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य का उद्देश्य है। होब्स एवं लॉक के मानव स्वभाव के चित्रण में बहुत व्यापक अंतर है। ये मैंने पहले भी कहा कि जहां होब्स मनुष्य के स्वभाव का नकारात्मक चित्रण करता है, वहीं लॉक एकदम विपरीत, होब्स से बिल्कुल विपरीत मानव स्वभाव का सकारात्मक वर्णन करता है। वह उनमें कई प्रकार की अच्छाइयां बताता है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत संघर्ष, युद्ध एवं विषमताओं से भरी हुई है। इसमें किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है तथा नैतिकता का सर्वतः अभाव है। सभी जगह हिंसा, अत्याचार एवं मत से न्याय व्याप्त है। जबकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सहयोग एवं स्वतंत्रता की अवस्था है, और लॉक इस अवस्था में व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। इस अवस्था में भी 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है होब्स, और वे 3 अधिकार मैंने आपको कई बार बताए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। इन अधिकारों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लोक किन अधिकारों का समर्थन करता है, या इनमें से कौन सा लोक द्वारा बताया गया प्राकृतिक अधिकार नहीं है, या इनमें से कौन सा लोक द्वारा बताया गया प्राकृतिक अधिकार है। इस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। होब्स राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही प्रकार के समझौते की बात करता है। वह कहीं भी
दो समझौते की बात नहीं करता, जबकि लोक दो प्रकार के सामाजिक समझौते की बात करता है। और मैंने आपको बताया कि पहले समझौते के माध्यम से राज्य अस्तित्व में आएगा और दूसरे समझौते के माध्यम से जो जनता और सरकार के बीच में होगी, प्रतिनिधि के बीच में होगी, तो उससे सरकार अस्तित्व में आएगी। होब्स अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, वहीं लोक सीमित एवं संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। लोक सीमित राजतंत्र की बात करता है, संवैधानिक राजतंत्र की बात करता है, और होब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। होब्स प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं देता, केवल एक स्थिति में देता है, जब उसके प्राणों पर संकट आ जाए, वरना तो प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति का कोई अधिकार नहीं है। जबकि लोक शासक की शक्तियों को सीमित मानता है और वह बहुसंख्यक प्रजा के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात प्रजा को शासक के कार्यों के विरुद्ध असंतोष होने पर क्रांति और विद्रोह का अधिकार देता है। कि अगर शासक सही ढंग से काम नहीं कर रहा, राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा, जनहित में काम नहीं कर रहा, उनके प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहा, या उन पर अत्याचार कर रहा है, ऐसी स्थिति में जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति कर सकती है। लॉस्की कहते हैं कि जहां होब्स के विचार बहुत ही तर्कसंगत, मौलिक एवं युक्ति युक्त हैं, उसके बावजूद भी आने वाली शासन व्यवस्थाओं में लोक के विचारों को अधिक महत्व दिया जाएगा या दिया जाता है। अर्थात आधुनिक राज्यों का संविधान होब्स के अनुसार नहीं, बल्कि लोक के सिद्धांतों पर आधारित होगा। आधुनिक राज्यों का इतिहास लोक के सिद्धांतों पर। तो वास्तव में लोक के समावेशी विचार होने के कारण ही लॉस्की महोदय ये कहते हैं, और लोक के विचारों को वास्तव में सभी शासन व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान भी मिला है। तो आपको आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।